यस स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी क्या होती है एंड हमने इम्यूनिटी के टू टाइप्स पढ़े थे। एक होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी एंड द अदर वन इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है एंड जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने लाइफ टाइम की द्वारा, मतलब कि जो उसका लाइफ का स्पैन होता है उसमें वो उसको एक्वायर करता है। ओके, बट आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी एक्टिव एंड पैसिव भी होती है। ओके, यहाँ पे देखो, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस, मतलब क्या होता है होस्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं एक बार और बता देती हूँ। होस्ट होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स होस्ट होते हैं, ठीक है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस, एंड एंटीजेंस क्या होती है, आपकी जो डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब कि उनको एंटीजेंस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब कोई होस्ट, जब किसी होस्ट पे एंटीजेंस का अटैक होता है, मीन्स डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स। ओके, एंड जो आपका एंटीजन है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका डेड फॉर्म में भी हो सकती है माइक्रोब्स। और एंटीजन आपका कोई प्रोटीन भी हो सकता है, एंटीजन आपका कोई प्रोटीन भी हो सकता है। ओके, आपको यहाँ तक क्या समझ आया अब तक? व्हेन अ होस्ट, होस्ट कौन है यहाँ पे? होस्ट हम ह्यूमन बीइंग है। ओके, होस्ट कौन है? हम ह्यूमन बीइंग। एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस के बारे में आपको ये पता है। वैसे एंटीजेंस क्या है? जो आपकी बॉडी में जाके डिसीज, या एंटीजन को हम मेनली वैसे पता है क्या बोलते हैं, कि जिसमें एबिलिटी होती है आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर्स कर सके। ओके, एंटीजन में क्या होता है? एबिलिटी, एबिलिटी टू ट्रिगर, एबिलिटी टू ट्रिगर या फिर स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि कोई फॉरेन एजेंट ने हमारी बॉडी में एंटर किया है, एंड इससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ओके, यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि जो होस्ट होता है जब उसका किसी एंटीजन से अटैक करता है, जब होस्ट पे कोई एंटीजन अटैक करता है। ओके, एंटीजन आपका क्या हो सकता है? एंटीजन आपका लिविंग या डेड माइक्रोब्स हो सकता है, या ये कोई प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, या प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, एंड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीजन के अगेंस्ट। ओके, मैं आपको दोबारा फिर यहाँ पे एक बार लिख के क्लियर करा देती हूँ। ये जो एंटीजन होता है, ठीक है, ये आपके इन्फेक्शियस एजेंट या डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स की साइड से होता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, या डस्ट, जैसे पोलन ग्रेन्स, डस्ट वगैरह है ना, पोलेंस या डस्ट वगैरह, ठीक है, ये सब क्या आपके एंटीजेंस होते हैं। ओके, ये किसकी साइड से होते हैं? आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स की साइड से। एंड हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किस कौन प्रोड्यूस करता है? होस्ट की बॉडी प्रोड्यूस करती है, होस्ट बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। एंड ये हमारे बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के मेनली बी सेल्स तब प्रोड्यूस करते हैं जब हमारी बॉडी में किसी एंटीजन, जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट का अटैक होता है, तब हमारी बॉडी एंटीबॉडी, तब हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं, वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में अटैक हुआ है उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ओके, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, एंड इसी टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? मीनिंग
एक्टिव इम्यूनिटी में जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंट्री करता है या अटैक करता है तो हमारी बॉडी खुद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। ओके जहाँ पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि आपकी इस प्रोसेस में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये आपकी एक एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो ट्रिगर हुआ है, वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ओके एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, ठीक है, एंड ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन ने आपकी बॉडी में एंटर किया, इसके बारे में सबसे पहले किसको पता चलेगा, आपके सेल्स को पता चलेगा। उसके बाद आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन्स का एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। उसके बाद ये जो आपकी एंटीबॉडीज हैं ये आपका रिस्पॉन्स लाएंगे। रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका जो एंटीजन या जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको किल कर दिया जाएगा, ओके, या उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ओके एक्टिव इम्यूनिटी स्लो प्रोसेस होती है एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे टाइम लगता है इसका रिस्पॉन्स आने में। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग access into body during natural infection induce active immunity। आपकी एक्टिव इम्यूनिटी कब कब इंड्यूस होती है, इंड्यूस होने का मतलब होता है कि कब स्टार्ट होती है, इंड्यूस का मतलब होता है कि कब आपका इम्यून रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, ठीक है ना, कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कब आता है, जब आपकी बॉडी में या तो माइक्रोब्स को डिलिबरेटली कि अपने आप ही उनको इंजेक्ट किया जा रहा है। हमारी बॉडी में हम माइक्रोब्स को कब अपने आप इंजेक्ट करते हैं, जब हम जब हम बच्चे की वैक्सीनेशन कराते हैं, ठीक है। आपकी जो वैक्सीन होती है उसमें मेनली क्या होता है, उसमें आपकी जो वैक्सीन वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। कई बार क्या होता है वैक्सीन में आपका फुल माइक्रोब प्रेजेंट होता है, वो या तो वीक कर दिया जाता है, उसका सिस्टम जो उसकी जो पैथोजेनिसिटी वगैरह है उसको वीक कर दिया जाता है, या उस माइक्रोब को किलिंग फॉर्म में भी डाला जाता है, या उस माइक्रोब के किसी प्रोटीन वगैरह को यूज़ किया जाता है, आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी में उनको लगेगा कि हाँ एंटीजन आया है बाहर से, एंड आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम शुरू हो जाता है, वहाँ पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ओके ओके और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, या आपकी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो मतलब कि नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम तब भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है, ठीक है। जब हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, जब हम इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन कराते हैं, और या फिर यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, एंड जब हमारी बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन होता है, नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तब हमारा क्या होता है, इम्यून इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ओके एंड हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होके क्या क्या करता है, हमारी जो बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगी, ओके, एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स लाती हैं। ओके नेक्स्ट इज योर पैसिव इम्यूनिटी, जस्ट अ मिनट। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व है, आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ एंड आपकी बॉडी एज अ रिजल्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, एंड इसी रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक स्लो प्रोसेस होता है, ये अपना इफेक्ट देने के लिए टाइम लगाता है, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है थोड़े टाइम बाद आता है। एंड एक्टिव इम्यूनिटी आपकी तभी ट्रिगर होती है या तभी स्टार्ट होती है जब हम माइक्रोब को मतलब कि या तो अपने आप जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं उस टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, या फिर नेचुरली किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेन ने हम पे अटैक किया है, तब हमारा जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो शुरू होता है। एक होती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी,
पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, इट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, यहाँ पे जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जिससे हम पे जो भी फॉरेन एजेंट्स ने अटैक किया है उसके अगेंस्ट हम फाइट कर सके। एंड इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज मतलब कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दी जाती है, जिससे आपको कोई जो इन्फेक्शन हुआ है या जो कोई फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में एंटर किया है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए मदर फीड इतना जरूरी क्यों होता है? द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. Okay, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपकी लाइन क्या कह रही है कि जब आपकी जो मदर होती है, ठीक है, जब उनका लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब कि जैसे बेबी का बर्थ होता है तो मदर उसके बाद उसको फीड कराती है ना, ठीक है, जो उसको माँ दूध पिलाती है, तो उस दूध में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं ना वो आपका येलो कलर का होता है दूध। ओके, वो येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक येलोइश फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, जो आपका कोलेस्ट्रम फ्लूइड है इसमें IgA नामक एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। एंड आपको पता है कि ये एंटीबॉडी है तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, उसको प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से किसी भी टाइप की। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड जो आपका जो फीटस होते हैं, यहाँ पे फीटस वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि अभी बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, बेबी अभी मदर के वॉम्ब में है। ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस टाइम उसको फीटस बोला जाता है। ठीक है, अभी जो फीटस है जब वो मतलब कि अपनी मदर की बॉडी में होता है, मदर के स्टमक में होता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो जो बेबी होता है, ठीक है, एंड बेबी एंड मदर के बीच में कनेक्शन होता है, जैसे आपको पता है ना, जस्ट अ मिनट, वो टाइम क्या होता है कि आपकी जो मदर होती है, ये आपकी मदर है, ठीक है, एंड ये आपका बेबी है। इसको हम बेबी नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको क्या बोलेंगे, फीटस। क्या बोलते हैं हम इसको, फीटस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फीटस बोलते हैं। ओके, बेबी एंड फीटस के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, मतलब कि एक टाइप का कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। मतलब कि मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। एंड इसी के थ्रू क्या होता है, फीटस को सब कुछ खाने के लिए मिलता रहता है, मतलब कि फीटस को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, फीटस को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू फुलफिल होती रहती है जब तक वो मदर के वॉम्ब में है। ये कंडीशन कब है, जब वो मदर के वॉम्ब में है। ओके, तो इस टाइम क्या होता है कि मदर से ना फीटस को इस टाइम प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन तो मिलता ही मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, इसके अलावा यहाँ पे इसको कुछ एंटीबॉडीज भी मिलती है। एंटीबॉडीज को हम AB से लिखते हैं। ओके, यहाँ पे इनको कुछ एंटीबॉडीज भी मिलती हैं। इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है इसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, ये टाइप की जो इम्यूनिटी होती है इसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो खुद एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करती, हम बाहर से उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसमें अगर कोई फॉरेन एजेंट की एंट्री हुई है तो उसको वो किल करे, उसको डिस्ट्रॉय करे। ओके, एंड यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जैसे मदर के वॉम में फीटस होता है जैसे। ओके, तो उसको मदर से प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज मिलती रहती है। एंड उसके बाद जब फीटस का बर्थ हो जाता है, जब फीटस का बर्थ हो जाता है, जब वो इन्फेंट बन जाता है,
इन्फेंट टाइम में वो क्या करता है, फीड करता है मदर पे, है ना। ये मदर पे इस टाइम क्या करता है, फीड करता है। एंड जब ये मदर पे फीड करता है तो मदर के दूध में उस टाइम मदर के फीड जो स्टार्टिंग वाले डेज होते हैं उस टाइम जो मदर का दूध होता है ना वो येलोइश कलर का होता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। एंड जो स्टार्टिंग के डेज में जो दूध आते हैं उसमें आईजीए नामक एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है जो इन्फेंट को इन्फेक्शियस एजेंट से बचाती है, क्योंकि अब तो जो इन्फेंट है बाहर आ चुका है उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आईजी वहां पे प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब हम किसकी बात करेंगे, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, सॉरी, नेक्स्ट इज the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system. आपको पता होगा जब बेबी का बर्थ होता है ना उसके बाद उसको मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years तक वैक्सीनेशन होती रहती है उसकी। ओके, अभी आप लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराई होगी अपने कोविड के टाइम में, आपको कोविड की 2 डोज दी गई थी उस टाइम। ओके, तो ये जो वैक्सीनेशन या इसको आप वैक्सीनेशन बोल दो या इम्यूनाइजेशन बोल दो, ये सेम ही थिंग है। यहाँ पे वैक्सीनेशन के पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब कि जो हम वैक्सीनेशन करते हैं उसके पीछे मोटिव क्या होता है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे बेस्ड होता है। ओके, ये जो वैक्सीनेशन होता है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसमें क्या होती है, एक टाइप की मेमोरी प्रेजेंट होती है। ओके, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे है क्या, हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जैसे बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफाजेस वगैरह, ये सब क्या करते हैं आपस में मिलके हमारा जो होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह, ये जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं या जो डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो वैक्सीनेशन में प्रिंसिपल क्या रहता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें मेमोरी होती है एक टाइप की। इन वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। एक्चुअली क्या होता है कि जो आप वैक्सीन लेते हो ना, वैक्सीन मेनली किससे बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ना एक एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, मतलब कि आपका जो पैथोजन होता है, ठीक है, उस पैथोजन की या तो कोई एंटीजेनिक प्रोटीन, मतलब कि उसका ऐसा प्रोटीन दिया जाता है जिससे वो एज अ एंटीजन आपकी बॉडी में जाके वर्क करे एंड वहाँ पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराए, या फिर क्या किया जाता है आपका इनएक्टिवेटेड, मतलब कि जिसको इनएक्टिवेट या जिसको वीक किया जाता है पैथोजन को, उसको एज अ वैक्सीन यूज किया जाता है। एंड वैक्सीन को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल दिस एंटीजेंस, सॉरी, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी में तो बाहर से फॉरेन एजेंट आ चुके हैं, ये तो आपको पता है कि आपने खुद उसको डाला एज अ वैक्सीन, पर आप वैक्सीन में क्या करते हो, अपना जो वीक वीक अपने पैथोजन को वीक करके या उसको किल करके, ठीक है, या आप उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन लेते हो उसको, मतलब कि अपनी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट कराते हो। इसका मेन मोटिव क्या था, क्योंकि वो तो वीकेंड है वहाँ पे, मतलब कि वो हमें इन्फेक्शन तो कोज कर नहीं सकता है, बट हाँ वो सेम टाइम में हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टार्ट कर देता है। ओके, अब हमारा एंटीबॉडी, अब हमारी बॉडी में एंटीजन जा चुका है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी इस एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। एंड ये जो हमने वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ है वो इस अपनी साइड से पैथोजेनिक एजेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, मतलब कि जब दोबारा से उसको इन्फेक्शन होगा ना, तो ये इस टाइम जो एंटीजेंस वगैरह बने हैं या जो सॉरी एंटीबॉडीज बने हैं, जब आपकी बॉडी में रियल में इन्फेक्शन होगा, जब नेचुरल इन्फेक्शन होगा, तो ये उस टाइम आप पे एज अ मेमोरी वर्क करेगा। द वैक्सीन ऑल्सो
जनरेट मेमोरी। जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन क्या करती है एक्चुअली आप एक मेमोरी जनरेट करती है, जो कि बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेम द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। यहाँ पे आपके जो बी एंड टी सेल्स हैं, जब आपको नेचुरल इन्फेक्शन होता है बाद में, वो उस पैथोजन को जल्दी ही पहचान लेते हैं, उसको जल्दी इसको मतलब जल्दी उनको पता चल जाता है, एंड वो फिर क्या करते हैं, वो ज़्यादा नंबर में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। ओके, अब आप सोचो कि किसी पर्सन को मतलब कि बहुत डेडली माइक्रोब से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, एंड उसमें उसको क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, एंड इतनी जल्दी तो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आता नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसे यहाँ पे टेटनस का केस दिया हुआ है कि टेटनस में क्या होता है, अगर टेटनस का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी बॉडी को क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स नहीं करती। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हम ना परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करा देते हैं पर्सन की बॉडी में। मतलब कि जैसे जिसको मतलब कि टेटनस का इन्फेक्शन हुआ है, हम क्या करते हैं उसकी बॉडी में डायरेक्टली ही एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या इंजेक्ट करें, एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के पास इस टाइम टाइम नहीं है कि वो अपनी एंटीबॉडीज बनाए आफ्टर इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडली डिसीज है, ये डेथ कोज कर सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं कि जो हमने पहले से ही बनाई हुई होती है, स्पेशल इसीलिए बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर दिया जाता है और एंटीटॉक्सिन या फिर एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं। ये क्या होता है, ये भी अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, मतलब कि ये एंटीबॉडीज टॉक्सिन होता है। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, यहाँ तक कि अगर कभी स्नेक बाइट भी हो जाती है, कोई सांप काट लेता है, तब भी हम क्या करते हैं पेशेंट में परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं कि हम बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज डालते हैं। आपके पास पीछे लिखा होगा ना रेडीमेड वर्ड, तो यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज का डाला जाता है अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, एंड इसी टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. Recombinant DNA technology आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फिर भी बता देती हूँ, जस्ट एक आइडिया बताऊंगी। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे किसी पर्सन का डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना, ठीक है, जो डीएनए है उसमें क्या किया जाता है, जैसे सपोज करो इसमें क्या किया जाता है, ये जैसे डीएनए है किसी पर्सन का, ओके, इसमें क्या किया जाता है, जिस प्रोटीन को बनाने वाले, जिस पेप्टाइड को बनाने वाले हमें डीएनए के पोर्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डीएनए का पोर्शन है, ये एक डीएनए का पोर्शन है जो कि आपको जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ये उस प्रोटीन को बनाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया जाता है, आपके इसमें सॉरी आपके इस वाले डीएनए में आपके इस वाले डीएनए में इस वाले पोर्शन को ज्वाइंट कर दिया जाता है। ये सब रिकॉम्बिनेशन से किया जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स वगैरह होती है। ऐसे क्या होता है, आपके टू डीएनए को आपस में रिकम्बाइन कर दिया जाता है, तभी हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिकम्बाइन कर दिया, तो आपके पास ये क्या बन गया है, ये आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब इस डीएनए को ना किसी बैक्टीरिया या ईस्ट वगैरह में डाल दिया जाता है, बैक्टीरिया या ईस्ट वगैरह में डाल के उसके बाद यहाँ पे जब भी इसकी मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह होगी, जब भी यहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह होगा, तो आपका जो रिक्वायर्ड डीएनए का प्रोटीन है, यहाँ पे इसकी भी मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी, तो आपको एज अ रिजल्ट यहाँ पे अपने वाला प्रोटीन मिल जाएगा जिस प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, ये किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक लाइन दोबारा फिर बताती हूँ। Recombinant DNA technology has allowed the product of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria और yeast. Recombinant DNA technology हमें allow करती है, हमें एक mechanism बताती है जिससे हम उन डीएनएज का
उस डीएनए को मतलब कि उन प्रोटीन उन एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया और ईस्ट वाली का, ठीक है। पैथोजेंस इन बैक्टीरिया और ईस्ट मतलब कि उन जैसे हमें वैक्सीन के लिए जो प्रोड्यूस कराने हैं ना, जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करानी है, उनका फॉर्मेशन कराने में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे आपका कोई मैं आपको दोबारा फिर बताती हूँ, अभी आपको लग रहा है कि मैम क्या बता रहे हैं, बट ये वो सब बहुत ज़्यादा जरूरी है सब कुछ, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है सीखने होने में, चलो कोई बात नहीं। ओके, आप यहाँ से स्पीड अप करके देख लिया करो। यस, ये आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया ना, इसकी हेल्प से ना हम अपनी वैक्सीन्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। वैक्सीन्स में हम क्या करते हैं, जो हमारी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स होती है उसी का फॉर्मेशन करते हैं हम। हमारी जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स होती है उसी का फॉर्मेशन करते हैं ना वैक्सीन्स में। जैसे सपोज करो आपने बस आप यही याद रखना है यहाँ पे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो हमें एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, जो हमें पैथोजन की एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स चाहिए होती है ना, वो हम किसी एक बैक्टीरिया और ईस्ट में डालकर उनको मतलब कि रिकॉम्बिनेंट करके उनका प्रोडक्शन कर लेते हैं, ओके। Vaccines produced using this approach allow large scale production and hence greater ability for immunization. हम ऐसे मतलब कि वैक्सीन्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड इस वे से हम जो वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करते हैं वो लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। एंड हमें जो वैक्सीन्स हैं उसकी ग्रेटर एबिलिटी रहती है। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होते हैं ये हम ईस्ट से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट से प्रोड्यूस करते हैं। सपोज करो आपकी ये ईस्ट है, ओके, ये क्या है आपकी ईस्ट है। अब आपका हेपेटाइटिस बी वायरस से मतलब कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने के लिए आपकी जो इसमें ये वाला हमने हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए हमने हमने इस वाले पॉलीपेप्टाइड इस वाले डीएनए सेगमेंट से इस डीएनए सेगमेंट से हमने किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना, तो हम क्या करते हैं, इसको ईस्ट के डीएनए में डाल देते हैं। जैसे ईस्ट का डीएनए आपके पास ये था, ये आपके ईस्ट का डीएनए है, ये आपके ईस्ट का डीएनए है, ओके। इसमें हम किसका डीएनए डाल रहे हैं, अब आपके ये उस डीएनए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। अब जो आपका ईस्ट का जो डीएनए है ये रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है उसका भी फॉर्मेशन होगा, ओके। ये सब बहुत डीप बातें हैं, आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाली यहाँ से, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल ये यहाँ पे दिया हुआ था कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है वो ईस्ट में प्रोड्यूस की जाती है। कैसे की जाती है कि जो ईस्ट का डीएनए होता है उसमें आपका जो डीएनए सेगमेंट रिक्वायर्ड होता है जिससे आपकी वैक्सीन का फॉर्मेशन होना था उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद जब आपका ये जो ईस्ट का डीएनए जब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा तो आपका जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है, रिक्वायर्ड वैक्सीन वाली जो पॉलीपेप्टाइड है उसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। एंड ये लार्ज स्केल पे हो जाता है, लार्ज स्केल पे हो जाता है, ठीक है। ये आपको बताया कि आपकी वैक्सीन की प्रोडक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज एलर्जीज, अब हम पढ़ेंगे आगे एलर्जीज के बारे में। व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollens, mites, etc., which are different in different places. एलर्जी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आप बोल देते हो ना कि उसको डस्ट से एलर्जी है, ओके, उसको स्मोक से एलर्जी है, ओके, इस टाइप से। एलर्जी वैसे होती क्या है कि जैसे आप सपोज करो आप किसी न्यू प्लेस पे गए हो, ठीक है, एंड आपको वहाँ पे जाके एकदम से
स्नीजिंग होना शुरू हो गया, ठीक है, एंड आपको रीजन भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है। तो आपने क्या किया, अब वहां से आप किसी और प्लेस पे चले गए एंड आपकी जो ये स्नीजिंग वाले सिम्टम्स थे वो डिसअपियर हो जाते, बंद हो जाती है आपको स्नीजिंग आनी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम में से कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कुछ पार्टिकल्स के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में तो बहुत से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बहुत कुछ प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज से सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, उनको एलर्जी हो सकती है किसी पॉलेंस माइट्स एक्सेट्रा से, इसी वजह से ऐसा होता है। ओके, द exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. एलर्जी होता है क्या है, द exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, कुछ एंटीजेंस के अगेंस्ट एकदम से बढ़ा चढ़ा के, एग्जैगरेटेड होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई रिस्पॉन्स देता है, तो उस रिस्पॉन्स को हम मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। ओके, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर वो किसी एंटीजन के प्रति मतलब एंटीजन के रिलेटेड एंड वो एंटीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत एग्जैगरेट रिस्पॉन्स देता है, तो हम इसको बोलते हैं एलर्जी। इसी चीज को हम बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। द एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, कुछ एंटीजेंस जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, तो इसी प्रोसेस को हम एलर्जी बोलते हैं। द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। एंड जिन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट मतलब ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स आता है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जी है जो आपका रिस्पॉन्स आया है एंड किसके अगेंस्ट आया है उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। एंड यहाँ पे जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो कौन सी एंटीबॉडीज होती है, आपकी IgE। आईजी क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, 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 इम्यूनोग्लोबुलिन E। ओके, common examples of allergens are mites in dust, pollens, एनिमल डैंडर्स एक्सेट्रा। कॉमन एग्जाम्पल्स कौन कौन से आपके एलर्जेंस के, जैसे आपके माइट्स इन डस्ट होते हैं, पॉलेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एनिमल्स डैंडर्स होते हैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। एंड इसके एलर्जिक रिएक्शंस के रिस्पॉन्सेज क्या आते हैं, मतलब कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको स्नीजिंग मतलब कि एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाती है, आपकी आईज से वाटर आने लग जाता है, या आपकी नोज में रनिंग, नोज में से पानी बहने लगता है, या आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। एलर्जी किसकी वजह से होती है, आपके जो मास्ट सेल्स होते हैं ना, वो हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन का रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी बॉडी का सेल है। जब इसको मतलब कि किसी टाइप के एलर्जन के बारे में पता चलता है, एलर्जन से इसका मतलब कि सामना होता है, तो आपकी जो सेल्स होते हैं यहाँ पे क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ये हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन को रिलीज करना शुरू कर देता है, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन को। ये आपका सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ओके, फ्रॉम द मास्ट सेल, कौन से सेल्स से रिलीज होता है ये भी याद रखना, ये मास्ट सेल्स से रिलीज होता है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडीज। ठीक है, जिससे पेशेंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो उसमें उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब कि पॉसिबल एलर्जेंस का, कि किस एलर्जेंस की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रेड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अगर हम मतलब कि ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे एंटी हिस्टामाइन, जो एंटी हिस्टामाइन, इसके हिस्टामाइन के अपोजिट क्या होता है, एंटी हिस्टामाइन। अगर हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग को लेते हैं तो हिस्टामाइन के सिक्रेशन को स्टॉप कर देगा या इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, एड्रेनिन एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है, तो ये जो एलर्जी वाले सिम्टम्स होते हैं इसको reduce कर देता है, कम कर देता है। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitive to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment.
आज का हमारा जो मतलब कि जो मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इम्यूनिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। ठीक है, एंड ये हमारा मतलब कि एलर्जेंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं हमारे चिल्ड्रंस जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह में रहती हैं। एंड दिस कुड बी बिकॉज द प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड अर्ली इन लाइफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, उनको उनकी लाइफ के अर्ली टाइम में उनको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो इसलिए उनको बाद में चीज़ों से एलर्जी होना शुरू हो जाती है। ओके, एलर्जीज के बारे में मैंने आपको क्या बताया है। एलर्जी में क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में जो कुछ सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ा चढ़ा के एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्स देता है, तो इसी को हम बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, एंड जिन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट आपका ये रिस्पॉन्स आया है, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एलर्जेंस। एंड यहाँ पे जो जिस टाइप का जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है जब एलर्जी के टाइम में, कौन सा एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस होता है, IgE। एंड कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस रहते हैं जैसे डस्ट इन माइट्स, पॉलेंस, एनिमल टेंडर्स एक्सेट्रा। एंड एलर्जिक रिएक्शंस के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे स्नीजिंग होना, वाटरी आइज होना, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, एंड एलर्जी जो होती है वो वो कुछ केमिकल्स की रिलीज की वजह से होती है। हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं बॉडी में, वो हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन का रिलीज करने लगता है, तभी हमें एलर्जी होती है। ओके, एंड इनको मतलब कि स्टॉप करने के लिए, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन के रिलीज को स्टॉप करने के लिए, जिससे जो एलर्जी रिस्पॉन्स है वो आना बंद हो जाए, तो हम कुछ ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड, जिससे हमारे जो एलर्जी वाले सिम्टम्स हैं वो रुक जाए। ओके, एंड आज के टाइम में जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह है, वहाँ के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी है, बहुत सेंसिटिव है वो आजकल। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में मेनली, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कि आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो अपने ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। आपके क्या होता है, आपकी बॉडी के सेल्स अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ऑटो मीन्स होता है अपने आप को, इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी। ठीक है, अपने लिए जब वो इम्यूनिटी लाना शुरू कर देते हैं, अपने ही सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ओके, memory based acquired immunity involved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, for example pathogens, from self cells. ओके, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आपकी हायर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, कि आपके जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेरा खुद की बॉडी का सेल है या ये बाहर से आया है। ओके, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म या पैथोजन से आया है या वो उसका खुद का सेल है। ओके, when we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. ठीक है, one higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms। पहला हम क्या मानते हैं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो मतलब किस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि फॉरेन मॉलिक्यूल है या उनकी बॉडी का, अपनी बॉडी का है। ओके, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट, एंड टू समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि कुछ जेनेटिक या अदर अननोन रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं वो खुद पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसे को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। यहाँ पे एग्जांपल भी है आपके पास, रिमिटॉइड आर्थराइटिस का जो इफेक्ट करता है बोथ पीपल को, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ओके, ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, सपोज करो ये आपकी बॉडी का सेल है। ओके, अब यहाँ पे टू सेल्स और प्रेजेंट है, ये एक सेल और प्रेजेंट है इसके नेबर में, एंड वन सेल ये प्रेजेंट है। ओके, एंड अब ये जो सेल है ना, ये फॉरेन है, मतलब कि ये बाहर से आया है। बाहर से आया मतलब कि किसी बैक्टीरियल, वायरस, इन सब का सेल, ये इसकी अपनी खुद की बॉडी का सेल है। आपकी जो हायर वर्टिब्रेट्स में जो सेल्स होते हैं ना, उनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यस ये मेरी बॉडी का सेल है एंड ये फॉरेन है, ये बाहर से आया है। ठीक है, एंड सेकेंड वे क्या है यहाँ पे, या क्या माना जाता है कि हमारी जो सेल्स वगैरह होते हैं, जो हमारी बॉडी के अपने सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, किसी
जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को ही किल करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ही किल करना या अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ के सेल अपने आप को ही किल या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, एक तो इस केस में आपकी ऑटो इम्यूनिटी डिसीज होता है। ठीक है, एक कंडीशन क्या होता है, जब आपका सेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये फॉरेन सेल है या उसकी खुद की बॉडी का सेल है, तो यहाँ पे भी ऑटो इम्यूनिटी का ही केस आता है। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये उसकी बॉडी का सेल है या बाहर से आया है। चलो ठीक है, अगर इसने इसको किल कर दिया क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पा रहा, ये तो सही है अगर इसने इसको किल कर दिया, बट अगर ये अपनी बॉडी के सेल्स को भी किल किया जा रहा है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी में टू केसेस बनते हैं, यहाँ पे टू बेसिस को समझा जाता है कि आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो सेल है ये उसका खुद की बॉडी का सेल है या बाहर से आया है, तो वो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। या क्या होता है कि आपकी बॉडी के सेल्स में क्या होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी ही आपको या अपने ही आपको किल या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ओके, ये दोनों केसेस आपके ऑटो इम्यूनिटी डिसीजेस में निकलते हैं, क्योंकि इस केस में भी क्या हो रहा है, आपकी अपनी बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एंड यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी खुद की बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों कंडीशंस का रिजल्ट क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसमें डैमेज होगा। एंड यहाँ पे वो ऐसी एक डिसीज का नाम भी गिवन है आपके पास, दैट इज रीमेटॉइड आर्थराइटिस, रीमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, ये आप एक बार दोबारा से पढ़ के देख लेना, बस यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। अब आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि हम कब से बोले जा रहे हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है, एंटीजेंस को मार भगाता है। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें आपकी लिम्फोइड ऑर्गेन्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं एंड कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज। अगर आपको पूछा जाए आपका इम्यून सिस्टम है क्या है, किन किन चीज़ों से बना है, तो आपके इम्यून सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फोइड ऑर्गेन्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, सेल्स होते हैं एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज होती हैं। As you have read, immune system is unique to the sense that it recognizes foreign antigens, respond to these and remember them. जैसे अब आप पढ़ ही चुके हो कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, ये यूनिक होता है क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी होती है कि फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है एंड अब उसके रिलेटेड वो रिमेंबर भी रख सकता है कि यस ये एंटीजन पहले मेरी बॉडी में आ चुका है या इस एंटीजन से पहले मैं सामना कर चुका हूँ। ठीक है, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। एंड आपने ये भी देखा अभी ऊपर कि जो इम्यून सिस्टम होता है आपका, जो एलर्जिक रिएक्शंस होता है इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑटो इम्यून डिसीजेज में भी एंड ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में भी। ऑटो इम्यून डिसीजेज में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में भी। नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे अपने इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, first of all we have given with lymphoid organs. These are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur. ठीक है, lymphoid organ ये क्या है, ये एक organ है जहाँ पे origin, जहाँ पे मतलब कि जन्म होता है एंड उसके बाद मैच्योर होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, प्रोलिफरेट भी होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, आपके जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको लिम्फोसाइट्स बोल देते हैं। लिम्फोइड ऑर्गेन एक ऐसी ऑर्गेन है जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स का पहले ओरिजिन होता है, उसके बाद वो वहाँ पे मैच्योर होते हैं एंड उसके बाद वो प्रोलिफरेट होता है। प्रोलिफरेट होने का मतलब है अपने नंबर्स भी इंक्रीज करते हैं।
The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. ठीक है, आपकी जो प्राइमरी lymphoid organs है वो कौन कौन सी है? एक बोन मैरो एंड थाइमस, दो होती है, फर्स्ट इज बोन मैरो एंड द सेकंड इज थाइमस। यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके इमेच्योर lymphocytes होते हैं, क्योंकि यहीं पे उनका ओरिजिन हुआ है, तो पहले तो वो इमेच्योर थे ना, जो आपकी इमेच्योर lymphocytes होते हैं, पहले वो वहीं पे आपके डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद आपका एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, lymph node, tonsils, spear patches of small intestine and appendix। यहाँ पे मैच्योर होने के बाद अब आपकी जो प्राइमरी आपकी जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वहाँ पे मैच्योर होने के बाद आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के आपके ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के आपके ब्लड सेल्स हैं, ये आपके जो ब्लड सेल्स हैं अब यहाँ पे कहाँ पे माइग्रेट करते हैं? आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जिनको हम बोलते हैं स्पिन, lymph nodes, tonsils, spear patches of small intestine and appendix। ये सब क्या, ये सब किस चीज़ के नाम है? आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम है। यहाँ पे the secondary lymphoid organ provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen। एंड यहीं पे जो आपकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, यहीं पे आपके जो लिम्फोसाइट्स, जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनको एंटीजन का सामना करना पड़ता है, यहीं पर उनको एंटीजन से मुलाकात होती है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। उसके बाद क्या करते हैं? ये प्रोलिफरेट करते हैं एंड इफेक्टर सेल्स में इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। इफेक्टर सेल्स करते हैं फंक्शनल फॉर्म में आ जाते हैं। द लोकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी शॉन, जैसे लिम्फ नोड दिखाई हुई है, ये थाइमस दिखाई है, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह दिखाई हुई है आपको, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये गलती से एकदम से इतना आगे चला गया। The bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced। ओके, आपकी जो बोन मैरो होती है, आपकी जो बोन मैरो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन है, यहीं पे सारे ब्लड सेल्स बनते हैं आपके, इनफैक्ट लिम्फोसाइट्स भी यहीं पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन, एंड आपकी जो थाइमस है ये आपकी ना जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताया हुआ कि जो आपकी बोन मैरो है वो आपकी मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, यहीं पे सारे ब्लड सेल्स जो इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। एंड आपकी जो थाइमस सेकेंडरी ऑर्गन है, ये एक आपकी लॉब्ड ऑर्गन है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? नियर द हार्ट, ये दिखाई है ना लॉब्ड ऑर्गन थाइमस, ये थाइमस दिखाई है, ये आपकी कैसी ऑर्गन है? ये आपकी लोब्ड ऑर्गन है। कैसी ऑर्गन आपकी? लोब्ड ऑर्गन है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नियर द हार्ट, हार्ट के पास होती है, बेनेथ द ब्रेस्ट बोन, एंड ब्रेस्ट बोन के बेनेथ होती है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ birth but keep reducing in size with the age, and by the time puberty is attained it reduces to a very small size। ओके, जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम ये बहुत लार्जर होती है, ठीक है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है साइज में, तो आपकी ये जो बोन मैरो होती है साइज में छोटी होती जाती है, एंड पुबर्टी के टाइम तक, मैचुरेशन तक आते आते ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। आपकी जो बोन मैरो या आपकी जो थाइमस है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है आपके टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर होने के लिए। द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। उसके बाद आपको स्प्लीन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आपकी जो स्प्लीन है, आपकी जो स्प्लीन है वो कैसी है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन क्या है आपकी? ये सॉरी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना, ये स्प्लीन के बारे में बताया हुआ है। स्प्लीन इज लार्ज, स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। जो स्प्लीन होती है आपकी, ये लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होती है। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। It acts as a filter of the blood by trapping blood borne microorganisms। ओके, आपकी जो ये स्प्लीन होती है ना, ये मतलब कि इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स, इसमें यहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये फैगोसाइट करती है, ठीक है। फैगोसाइट मतलब कि ये खाने का काम करती है, जो आपकी बॉडी में मतलब कि इनका ट्रैप करते हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रैप करते हैं जो आपकी बॉडी में ही बनते हैं, ठीक है, जो आपकी ब्लड बॉर्न होते हैं, ठीक है, जो आपके ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उन पे फैगोसाइट होती है। स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, एंड आपकी जो स्प्लीन सेकेंडरी ऑर्गन है, इसमें इरिथ्रोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। द लिम्फ नोड आर
small solid structure located at different points along the lymphatic system. एंड आपकी जो lymph nodes होती हैं ये small solid structures होती हैं जो कि different points पे present होती है आपके lymphatic system में. lymph nodes serve to trap टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजेंस. लिम्फ नोड क्या करती है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजेंस को ट्रैप कर लेती है विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड. एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. आपके लिम्फ नोड्स में जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं वही आपके लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं एंड इम्यून रिस्पॉन्स आना आपका शुरू हो जाता है. ओके, देयर इज लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक. यहाँ पे क्या होता है आपके जो लिम्फोइड टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके मेजर ट्रैक्स में, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक में आपके लिम्फोइड टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज. क्या बोलते हैं इसको हम? म्यूकोसा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज. इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. ये आपका कम से कम 50% आपका जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है इसको बनाता है, इसमें मदद की रहता है. ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एड्स. ये हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना एड्स करेंगे अच्छे से, उससे नेक्स्ट टॉपिक में हम कैंसर को कवर करेंगे. ओके, अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिए. मैं आपका इस ईयर में मतलब कि सारा ही सिलेबस कवर कराने वाली हूँ. आई विल कंटिन्यू माई टॉपिक्स. ओके, आई विल डेफिनेटली कवर ऑल द टॉपिक्स. ओके, आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जैसे आपकी ट्यूशन टीचर होती है, आपको सब ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाली. थैंक यू.